Okay, so today myself Bapurupa Guhar, today I have to discuss on bio-inorganic chemistry. Okay, today I have to discuss on bio-inorganic chemistry. So first one, already I discussed about hemoglobin, myoglobin, hemocyanin, hemoerythrin, and also there must be I also discussed on iron sulfur protein and also the other metalloenzyme. Okay, so all I already discussed in live classes or in video I already uploaded. Now today I have to discuss on bioinorganic chemistry some enzyme which are also responsible for some chemical reaction, and these enzymes are also very important. ओके आज हम जो एंजाइम के बारे में जानेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है. ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे. यहाँ से आपका CSIR नेट बोलो, गेट बोलो, जो भी हो बाहर से क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस ऑन xanthine ऑक्सीडेज. xanthine ऑक्सीडेज, xanthine ऑक्सीडेज का काम क्या है पहले नाम से जानो. xanthine मतलब वहाँ पर कोई भी xanthine ऐसा, ये जो आपका कंपाउंड है इसको हम xanthine बोलते हैं. ठीक है, एक प्यूरिन बेस होगा जहाँ पर इस जगह और इस जगह में आपका 2 कार्बोनिल होगा और 2 कार्बोनिल होगा, उसके साथ यहाँ पर NH होगा, यहाँ पर NH होगा. तो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी होता है उसको हम बोलते हैं xanthine. क्या बोलते हैं? xanthine. ये जो xanthine, इस xanthine को ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ठीक है, xanthine किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन होकर कोई भी प्रोडक्ट देगा, इसको ही हम एक काम ही जो करता है उसको हम बोलते हैं xanthine ऑक्सीडेज. xanthine ऑक्सीडेज जो नाम है उससे मतलब क्या है? xanthine मतलब वो xanthine के ऊपर काम कर रहा है, ऑक्सीडेज मतलब वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड xanthine ऑक्सीडेज. ओके, क्लियर? सो द एंजाइम xanthine oxidase contain 2 identical subunit and each containing 1 molybdenum, 2 Fe2S2 and 1 FeD. राइट? क्या रहेगा? एंजाइम xanthine oxidase contain 2 identical subunit, जहाँ पर क्या होगा? एक molybdenum होगा, 2 Fe2S2 होगा, एक FeD होगा. राइट? ओके, वो क्या काम क्या करेगा? xanthine से यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. xanthine से क्या करेगा? यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. एक्सेस यूरिक एसिड एक्युमुलेशन लीड्स टू गाउट. अगर एक्सेस यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाए तब क्या होगा? तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो, xanthine ऑक्सीडेज उसका काम क्या है? वो xanthine से आपका क्या कर रहा है? यूरिक एसिड बना रहा है. ठीक है, xanthine से यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. xanthine टू यूरिक एसिड क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है. अगर यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाए बाय यूजिंग xanthine ऑक्सीडेज, हम लोग के शरीर में xanthine ऑक्सीडेज है, वो क्या कर रहा है? उसका काम क्या है? xanthine टू यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? xanthine ऑक्सीडेज में जो एक्टिव साइट, जो आपका सब यूनिट होता है, वहाँ पर आपका एक molybdenum होगा, 2 Fe2S2 होगा एंड एक FeD या फिर फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा. A फॉर फ्लैविन, A फॉर एडेनिन एंड D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड. ओके, पर अगर प्रॉब्लम है, अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तब क्या होगा? तब आपका डिजीज हो सकता है जिसको हम बोलते हैं गाउट. क्या हो सकता है? गाउट हो सकता है, और जो आपके शरीर के लिए एकदम अच्छा नहीं है. दिस गाउट डिजीज इज नॉट गुड फॉर यू. सो व्हाट शुड बी यू हैव टू व्हाट शुड बी द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन क्या है? ये आपका ट्रीटमेंट हो सकता है अगर कोई भी इनहिबिटर xanthine ऑक्सीडेज आपके शरीर में आ जाए. वो ट्रीटमेंट लेकर हो या फिर कोई भी मेथड से आपका शरीर में जब xanthine ऑक्सीडेज का ठीक ऑपोजिट कोई इनहिबिटर होगा जो xanthine ऑक्सीडेज का काम को स्लो कर देगा या फिर थोड़ा बहुत रुक देगा,
उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। वो अगर शरीर में आ जाए तब क्या होगा, पहले जैसे आपका ज़ैंथिन से यूरिक एसिड जैसे जैसे इतना स्पीड से प्रोड्यूस होता उतना इस स्पीड से प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग के शरीर में जो यूरिक एसिड का एक्सेस होने का चांस था वो कम हो जाएगा। सो गाउट जो डिजीज़ होता है वो होने का चांस नहीं होगा। देखो एक बात फिर से बोल रही हो, xanthine oxidase is an enzyme which having their subunit and subunits having one molybdenum, दो Fe2S2 and one FAD. FAD means flavin adenine dinucleotide. Okay, clear? Okay, next one, उसका काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना। कैसे कैसे, आपका xanthine से आपका यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना। ठीक है, xanthine से यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना, राइट? ओके, अब ठीक है, अब यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना अब तक इतना तक ठीक है, राइट? अच्छा, अब सोचो अगर xanthine ऑक्सीडेज आपका xanthine से यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे तो शरीर में क्या होगा, इन बॉडी दिस यूरिक एसिड इंक्रीजेस एक्सेस, राइट? सो ऑन दैट केस, ड्यू टू एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड वी कैन face the gout problem. Gout is a disease. ठीक है, so on that purpose we have to restrict this process, right? ये जो आपका प्रोसेस है इसको हमको रेस्ट्रिक्ट करना है थोड़ा बहुत, इसके लिए हमको लगेगा, that's why we have to need that is inhibitor of xanthine oxidase. Okay, so xanthine oxidase, the work of xanthine oxidase, that is to convert xanthine to uric acid, right? And xanthine oxidase having the structure as a two identical subunit which having one molybdenum, two Fe2S2 and one FAD. FAD means flavin adenine dinucleotide. That's okay? Okay. So by xanthine oxidase, xanthine to uric acid that should be produced, right? But when this process goes in high and high speed, suppose, or very long quantity, so what should be happen, this uric acid that should be increases in excess in our body. Okay, so on that case, due to this excess of uric acid, maybe accumulation of uric acid can be take place in our body, and that's why gout problem can be seen, and this is a serious disease in our body. So what should be, we have to prevent, how we prevent this process to rescue us from gout? We have to use inhibitor of xanthine oxidase, which can inhibit the process xanthine to uric acid conversion. Okay, and by this way, this uric acid amount should be minimized in our body, so we can escape from this gout disease. Okay, okay. Now xanthine oxidase, the molybdenum plus 6 side carries 2 electrons, so there must be 2 electrons. Okay, 2 electrons, right? Okay, electron flow should be basically xanthine to molybdenum plus 6, and there must be electron transfer molybdenum plus 6 to Fe2S2, then Fe2S2 to FAD, and then ultimately O2. Okay, there must be electron transfer in that way. Okay, okay. यहाँ पर molybdenum 6 से क्या प्रोड्यूस होता है, molybdenum 6 से क्या प्रोड्यूस होता है, 1 minute. molybdenum 6 से आपका molybdenum plus 4 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, molybdenum 6 से आपका molybdenum plus 4 प्रोड्यूस होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट, Fe2S2 site in xanthine oxide plays same electron transfer role in Fe2S2 ferredoxin plays in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में आपका Fe2S2 का जो फेरेडॉक्सिन का जो काम होता है xanthine oxidase में भी वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फ्लो ऐसा होता है, राइट? ओके, तो xanthine oxidase का अगर समरी बोलो तो क्या क्या होगा, xanthine oxidase 2 सब यूनिट, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट लेकर होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, एक molybdenum होगा, 2 Fe2S2 होगा और एक फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, राइट? उसके साथ साथ काम क्या करेगा, xanthine टू यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट?
और ये जो यूरिक एसिड ये अगर बहुत एक्सेस हो जाए तब क्या हो सकता है, तब आप लोगों के शरीर में गाउट हो सकता है। गाउट के वजह से, गाउट को प्रिवेंट करने की वजह से आप यूज़ कर सकते हो इनहिबिटर ऑफ xanthine ऑक्सीडेज। ओके, नाउ अगेन वी कैन कम बैक इन xanthine ऑक्सीडेज। वहाँ पर क्या होता है, xanthine ऑक्सीडेज में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होता है, राइट, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और क्या होता है, यहाँ पर मोलिब्डेनम +6 कैसे कन्वर्ट होता है मोलिब्डेनम +4 में, ठीक है। और Ap2S2 का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एकदम आपका फोटोसिंथेसिस में Ap2S2 का जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वैसे ही होता है, ठीक है। ओके, up to this that should be clear, right? So again I repeat in English, xanthine oxidase is an enzyme. Okay, it have 2 identical subunit, that's okay. Each and every one subunit having 1 molybdenum and 2 Ap2S2 and 1 FAD. FAD means F for flavin, A for adenine, T for dinucleotide. Okay, and the work of xanthine oxidase that should be to convert xanthine to uric acid. Okay, this is a xanthine to uric acid. Okay, right? And in xanthine there must be electron flow chart like this way, and यहाँ पर क्या होता है, molybdenum +6 convert into molybdenum +4. Okay, there must be this electron flow can be this way, and molybdenum +6 convert into molybdenum +4. Okay, and also there must be, if the uric acid produced in excess, there must be high chance we can face the gout disease. So on that case we can use inhibitor of xanthine oxidase, which can prevent the excess uric acid production. Okay. Now next enzyme that is very important, alcohol dehydrogenase. What is the work? काम क्या है, वो काम करता है कोई भी अल्कोहल के साथ NAD प्लस, निकोटिनामाइन एडेनाइड डाइनिकोटाइड बोला जाता है NAD प्लस को। तो इथानॉल के साथ NAD प्लस दैट शुड बी रिएक्टेड टू ईच अदर टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली एसिटाल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वर्क ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस? बेसिकली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का काम होता है कोई भी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्रोड्यूस करना। Okay, the alcohol dehydrogenase that should be used to convert alcohol to aldehyde, corresponding aldehyde. Okay, and no carbon number should be fixed. No carbon number should be never be increased, never be decreased. The carbon number that should be fixed for the case of conversion. Okay, for alcohol dehydrogenase, the same number of carbon is present in alcohol and same number of carbon should be present in the aldehyde. Okay. The oxidation of ethanol to acetaldehydes occur in liver by alcohol dehydrogenase, which I already said, and there must be आपका जो NAD प्लस ये आपके किस में कन्वर्ट हुआ, NAD प्लस प्लस H प्लस। ओके, तो NAD प्लस कन्वर्ट इनटू NAD प्लस प्लस H प्लस। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। द सिंपल वर्क, एक हिंदी में बोल रही हूँ, दूसरा इंग्लिश में बोल रही हूँ। फर्स्ट हिंदी में बोल रही हूँ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का काम होता है कोई भी अल्कोहल से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे जो अल्कोहल से एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर कार्बन का जो नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, दैट्स ओके। एंड जो अल्कोहल से एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा है तो अल्कोहल के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, NAD प्लस। NAD प्लस मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइड डाइनिकोटाइड। ओके, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NADH प्लस H प्लस। ओके, यही आपका काम है। तो द वर्क ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, व्हाट इज द वर्क? देयर मस्ट बी अल्कोहल इथानॉल टू एल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड दैट शुड बी कन्वर्ट एंड NAD प्लस टू NADH प्लस H प्लस दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, ओके, क्लियर? नेक्स्ट, aldehyde oxidase. Now we have to come in aldehyde oxidase. What is the work? Acetaldehyde to acetic acid conversion. Acetaldehyde से आपका acetic acid produce होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ acetaldehyde to harmless acetic acid that should be produced by aldehyde oxidase. Clear? The enzyme aldehyde oxidase is closely related to xanthine oxidase. xanthine oxidase के साथ बहुत ही रिलेट होता है, क्योंकि आपका जो xanthine oxidase है वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था आपका एक मोलिब्डेनम, 2 Ap2S2 एंड 1 FAD, राइट। आपका यही आपका 1 मोलिब्डेनम 2 Ap2S2 एंड 1 FAD रहेगा आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडेस में, ठीक है। Aldehyde oxidase is very much related to xanthine oxidase. Why? Because xanthine oxidase is having 1 molybdenum, 2 Ap2S2 and 1 FAD. That should be similar are found in aldehyde oxidase. Okay, the structurally similar things are there.
So there must be in aldehyde oxidase you having that is one molybdenum, 2 Ap2S2 and APD side. That is similar to xanthine oxidase. Okay. Electron flow also similar to xanthine oxidase. What should be there? Acetaldehyde to molybdenum plus 6, molybdenum plus 6 to Ap2S2 and then FAD and then O2. Electron transfer that should be flow in that way. Okay. ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. Right? Okay. Next. Now we have to come into the drug antabase. Okay, this is a drug antabase that should be used for treating alcoholism. Alcoholism treat करने के लिए यूज होता है कॉन्टिनेंट लिगेंड डाइसल्फिरॉन. डाइसल्फिरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है, ये भी आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रग एंटाबेस आप देखना यहाँ पर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है. यहाँ पर 2 सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर ऐसा रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट next one is very important, very important. That should be vitamin B12 or cyanocobalamin and coenzyme B12. okay, तो इससे हम पहले बात बोलते हैं. विटामिन B12 जो होता है सायनोकोबालामिन, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत दिनों का है. जैसे मैं एक थोड़ा स्टोरी बोल देती हूँ. बचपन से ना मेरे जो उसको क्या बोलते हैं, जिब्बा को क्या बोलते हैं आप, मुझे पता नहीं. वहाँ पर क्या होता है, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ना, क्या बोलते हैं, घाव बोलता है बंगाली में. तो जो भी हो, क्या होता है, मैं डॉक्टर के पास जब भी जाते थे, कोई भी डिजीज़, कोई भी सर्दी हो या फिर बुखार हो या फिर आपका गला टॉन्सिल के जैसा फूल गया हो, मेरा डॉक्टर जो होता था वो मुझे कोई भी ज़्यादा कुछ दवाई नहीं देता था. वो मुझे एक्सरसाइज करने को बोलता था और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कभी कभी लगे तो मेडिसिन देता था. पर वो एक मेडिसिन हर वक्त मुझे देता था, वो था विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स सिरप. ओके, तो तब से मैं क्या करता था, मेरा बहुत ही क्यूरियोसिटी था वो सिरप को लेकर. तो सिरप का जो जो कंपोनेंट है मैं सब देखता था. ठीक है. वहाँ पर एक जगह मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा है सायनोकोबालामिन. मुझे तब से ये जो आपका जो नाम है उससे इंटरेस्ट था. तब मेरा क्लास कितना है, 5, 6, 7, 8, 9. मैं साइंस नहीं लिया, पर तब से मेरा सायनोकोबालामिन से मेरा रिश्ता हो चुका है. ठीक है. उसके बाद फिर से मैं बोलूँ, क्लास 9 में हम लोग का विटामिन चैप्टर रहता था इन लाइफ साइंस. ओके, तब भी लाइफ साइंस जूलॉजी बोटनी में नहीं था, वो लाइफ साइंस था. और फिजिकल साइंस था, फिजिकल साइंस अप टू क्लास 10. तो लाइफ साइंस में क्या होता था, तो वहाँ पर विटामिन्स का एक चैप्टर था, न्यूट्रिशन चैप्टर. वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसके साथ साथ मिनरल्स है, थोड़ा बहुत विटामिन्स है. तो विटामिन में सब कुछ का एक केमिकल नेम और सब कुछ रहता था वहाँ पर. तो विटामिन ए मीन्स रेटिनॉल, विटामिन सी फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई फॉर आई थिंक विटामिन के फॉर नाफ्थाक्विनोन. ओके, तो बहुत सारा नाम था. तो विटामिन B12 का भी बहुत सारा विटामिन है. विटामिन B12 का B1, B2, B9, B5, B12. ओके, बहुत सारा नाम है. मेरा जो टीचर था लाइफ साइंस का, वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाता था इन क्लास 9. तो ईच एंड एवरी जो नेम है, केमिकल नेम, मैं इतना बारीकी से पढ़ा कि मुझे याद रहता था. विटामिन H मतलब बायोटिन, विटामिन B12 मतलब सायनोकोबालामिन, विटामिन B1 आई थिंक नियासिन, विटामिन B ऐसा बहुत सारा है. थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ेगा अब, क्योंकि बहुत दिनों का चर्चा नहीं है, पर तब मेरा एकदम याद था. ठीक है, ये एक इंसिडेंट है. दूसरा इंसिडेंट, मैं जब MSc में पढ़ा, मेरा सर मुझे बोला कि विटामिन का कौन सा नाम तुम जानते हो. मैं विटामिन B12 का सारा विटामिन का नाम मैंने बोला. B1, B2, B3, B5, B12, इवन बायोटिन, हाइड्रोजन बोले, H. ओके, तो इसके लिए इसका जो विटामिन B12, सायनोकोबालामिन, कोएंजाइम B12, इसके साथ मेरा रिलेशन बहुत दिनों का, क्लास 6 था. ठीक है. तो नाउ वी हैव टू कम इन पॉइंट. विटामिन B12 और सायनोकोबालामिन एंड कोएंजाइम B12.
विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम लोग के शरीर में क्या होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, शक्ति आता है हम लोग के शरीर में, हम काम कर पाते हैं, राइट। प्रोटीन आता है तो हम लोग के बॉडी फिगर में जो जो है वो अच्छा खासा न्यूट्रिशन पा लेता है, मतलब बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है। फैट से क्या होता है, फैट से हम लोग के शरीर में थोड़ा बहुत जो होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम लोग के शरीर में जमा भी होता है फैट। और क्या होता है, मिनरल्स हम लोग का थोड़ा बहुत बहुत ही न्यूट्रिशन का काम ही करता है। उसके साथ साथ विटामिन भी यूज़ होता है। विटामिन के लिए, विटामिन के एब्सेंस में क्या होता है, हम लोग के शरीर में बहुत सारा डिजीज़ का जो लक्षण होता है वो दिखा जाता है। जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल, वो अगर कम मात्रा हो जाए तो हम लोग के आई बहुत इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि द वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई। विटामिन ए इज़ द सोर्स ऑफ वेजिटेबल, ओके। सॉरी, वेजिटेबल इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन ए, ओके। ज़्यादातर केस में कैरेट, ओके, green vegetables are very much important, okay. तो वैसे ही vitamins are important because absence of vitamins, some disease symptoms can be seen in our body, and if one vitamin is having scarcity in our body, the other vitamins definitely never fulfill the criteria, okay. एक विटामिन का अगर अभाव हम लोग के शरीर में हो जाए तो बाकी विटामिन का भी मात्रा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग का आई इफेक्टेड होता है तो हम लोग को शायद बाकी जो विटामिन उसका भी काम में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो सब विटामिन हम लोग को ज़रूरत है। और अब क्या हो रहा है, आपके टाइम में एक टाइम था जो जो मिल्क था, जो दूध था, गाय का दूध, वहाँ पर सब विटामिन थोड़ा कम ज़्यादा पाया जाता था। पर अब का जो टाइम है, जब केमिकल ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मिलावट बढ़ गया है, और भी फूड का जो गुण, जो क्वालिटी है वो भी हम लोग को पता नहीं कैसा है। तो क्या होता है, हम लोग जो मिल्क खाते हैं उसको भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ पर सब मिलता है, सब विटामिन मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं जितना जानती हूँ उतना ही बोल रही हूँ। हो सकता है बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो मुझसे बेटर जानेगा, ठीक है। तो विटामिन B12 एंड कोएंजाइम B12 आर द नेचर्स ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि आपका कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपको पता होगा, ठीक है। पर जब बोला जाएगा फर्स्ट नेचुरल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड, सो ऑन दैट एस्पेक्ट वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू से द विटामिन B12 और विटामिन B12 कोएंजाइम, ये दोनों होता है नेचुरल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंपाउंड हम लोग के शरीर में बहुत ज़रूरत है। और यहाँ का जो रिंग है, रिंग को बोला जाता है कोरिन रिंग, CORRIN, ओके। विटामिन B12 is the first isolated liver extract and observed in deficiency in vitamin B12. Coenzyme causes pernicious anemia in humans. इसका absence में, the absence of vitamin B12 and vitamin B12 coenzyme, there must be pernicious anemia can be seen in our body. Cobalt 3 ions that should be coded to 4 nitrogen atom to a coding ring. हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि विटामिन B12 या फिर कोएंजाइम which one is the first discovered organometallic compound. We have to check and next day I will tell you. Okay. So up to this you have to say that is in the ये आपको आप जान लो कि in the absence of vitamin B12, in the absence of vitamin B12 coenzyme, you may suffer from pernicious anemia. That's why vitamin B12 is very important. ये आपका मेटल क्या होगा, मेटल होगा कोबाल्ट 3, मेटल क्या होगा, कोबाल्ट 3, ओके। यहाँ का रिंग होगा कोरिन रिंग, CORRIN। एक कोरिन रिंग एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग है जहाँ पर बहुत सारा लिगेंड एक मिलकर एक बड़ा एक मैक्रोसाइक्लिक मतलब बहुत सारा साइकिल को लेकर एक बड़ा रिंग प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसके वजह से बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक रिंग। नेक्स्ट वन सिमिलर टू पोरफायरिन रिंग बट एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा। क्या स्ट्रक्चर होगा, इट हैज़ अ स्मॉलर रिंग 15 मेंबर रिंग विथ 1 लेस C डबल बॉन्ड H बीच, एक C डबल बॉन्ड CH बीच कम होगा, ठीक है, ठीक है, बिटवीन 2 पायरल रिंग्स। देन ए पोरफायरिन रिंग दैट हैज़ अ 6 मेंबर रिंग, ओके। कुछ भी नहीं, आप सिर्फ याद रखना, यू हैव टू मेमोराइज दैट इज डबल बॉन्ड CH1 बीच शुड बी लेस देन पोरफायरिन रिंग, दैट इज कॉल्ड कोरिन रिंग। Less symmetric, that's why. Less conjugated, that's why. Why? Because porphyrin is a well conjugated and well symmetric ring, okay.
But when this one double bond CH beach is missing in the coding ring, definitely the symmetry that should be broken, and definitely the conjugation should be disturbed. Okay, so that's why less conjugated and less symmetric in the case of coding ring. Okay. Next one, the 5-coded complex is known as cobalamin, in which one axial position occupied by 5th nitrogen donor ligand. कोई भी नाइट्रोजन डोनर लिगेंड 5th पोजीशन में ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम बोलते हैं 5,6 डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल भी बोला गया है. ठीक है. ओके. विटामिन B12, साइनाइड अगर कोडेट करे तब उसको हम बोलेंगे साइनोकोबालामिन. जब साइनाइड कोडेट करेगा तभी उसको हम साइनोकोबालामिन बोलेंगे, तभी वो विटामिन B12 बोला जाएगा. ठीक है. अगर साइनाइड ना हो तो उसको साइनोकोबालामिन नहीं बोलेंगे. वो कोई भी और कोबालामिन होगा तो उसको हम B12 नहीं बोलेंगे. क्लियर इट. ओके. In the presence of CN, we have to say this is as a cyanocobalamin, and then we have to say this is a vitamin B12. Otherwise, this is not a vitamin B12. Okay, this is a derivative of vitamin B12, but not a vitamin B12 actually. Okay, next. ठीक है. साइनोकोबालामिन बोला जाएगा विटामिन B12 जब वहाँ पर साइनाइड रहेगा. अगर साइनाइड ना हो, कोई और ग्रुप हो या फिर कोई ग्रुप ही ना हो, तब उसको हम विटामिन B12 नहीं बोल पाएंगे. ठीक है. ओके. तो ये देखो आपका कोडिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, वैसा होता है. ठीक है, एकदम ऐसा ही होता है. यहाँ पर जो आर ग्रुप वो वैरी करता है. ठीक है. आर ग्रुप अगर ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम B12, और 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन बोल सकते हैं. ठीक है. अगर आर ग्रुप ए होगा तो इसको हम बोलेंगे कोएंजाइम B12, 5'-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन. राइट. अगर साइनाइड हो उसको हम बोलेंगे साइनोकोबालामिन और विटामिन B12. अगर साइनाइड हो, यहाँ पर अगर साइनाइड हो तब इसको हम क्या बोलेंगे, साइनोकोबालामिन और विटामिन B12. अगर साइनाइड ना हो, CH3 हो, तो उसको हम साइनोकोबालामिन या फिर विटामिन B12 नहीं बोलेंगे. तब उसको हम बोलेंगे मिथाइल कोबालामिन. दिस इज नॉट ए विटामिन B12. ओके. वाटर तो एक्वा कोबालामिन एंड समटाइम्स OH भी रहता है. ठीक है, समटाइम्स OH भी रहता है. ठीक है. आर ग्रुप अगर फर्स्ट हो, जो मैंने बोला ए वाला अगर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विटामिन कोएंजाइम B12 और 5'-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन. साइनाइड हो तो बोलेंगे साइनोकोबालामिन और विटामिन B12. अगर CH3 हो तो मिथाइल कोबालामिन, और H2 हो तो एक्वा कोबालामिन, OH भी हो सकता है. ठीक है. ठीक है. ओके. पर याद रखना, ये जो आपका कोडिंग रिंग होगा वहाँ पर 5th पोजीशन में साइनाइड हो तभी उसको हम बोलेंगे विटामिन B12, because cyanocobalamin itself only act as vitamin B12. अगर if cyanide is missing, it is never called as cyanocobalamin, and this cyanide should be present in the 5th position site, not other site. Okay. Incorporation cobalt 2 into coding ring modifies the reduction potential cobalt. Obviously, जो आपका लिगैंड होगा, लिगैंड के साथ मेटल इंटरेक्ट करेगा. एक कैविटी में जब भी कोई मेटल आएगा तो वो मेटल का जो फ्री स्टेट में जो प्रॉपर्टीज होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, क्योंकि बाकी लिगैंड के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है. राइट. बाकी जो 4 नाइट्रोजन है, देखो कहाँ पर है, अरे यार. ठीक है, नहीं हो रहा है. हाँ, आ गया. ठीक है, आ गया. यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है. जो 4 नाइट्रोजन है वो दोनों पे डोनेट कर रहा है ना, सब नहीं डोनेट कर रहा है. कोई इंटरेक्ट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है. जिसका 4 वैलेंसी होगा वो डोनेट नहीं करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा. मतलब नहीं, वैसा नहीं. आपका जो भी हो, 4 नाइट्रोजन आपका इंटरेक्ट कर रहा है. कोई आपका फुल्ली लोन पे डोनेट कर रहा है, कोई आपका इंटरेक्शन कर रहा है. जो भी कर रहा है आपका अल्टीमेटली 4 नाइट्रोजन बिंदास कोई भी मेटल के साथ क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है. और ये जो आपका मैक्रोसाइकिल रिंग है, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन हो रहा है. तो कॉन्जुगेशन के वजह से हम फिक्स्ड बोल नहीं सकते कि कौन सा नाइट्रोजन में कब इंटरेक्शन हो रहा है. मतलब इक्वली वी कैन से. ओके.
तो जो भी हो, आपका लिगेंड की वजह से कोबाल्ट का बहुत सारा नेचर चेंज होता है, ठीक है, ये आप जान लो। ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत बायोलॉजी का है तो थोड़ा बहुत हमको बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेना पड़ रहा है। ओके, सो अब देखो, अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या बोला है, ये जो आपका कोबाल्ट वाला जो विटामिन B12 है वो कभी कभी रिड्यूस होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के वजह से रिड्यूस हो उसको हम बोलेंगे विटामिन B12 आर। आर मीन्स रिड्यूस्ड। ओके, आर मीन्स रिड्यूस्ड, आर मीन्स रिड्यूस्ड, REDUCD, आर मीन्स रिड्यूस्ड। इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं B12S, मतलब S फॉर सुपर रिड्यूस्ड, S फॉर सुपर रिड्यूस्ड। ओके, अगर B12 में एक इलेक्ट्रॉन घुस जाए तो वो रिडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे B12R, R मीन्स रिड्यूस्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे विटामिन मतलब विटामिन B12, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके विटामिन B12R हो गया। अब विटामिन B12R वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके विटामिन B12S हो गया है। S मतलब सुपर रिड्यूस्ड। ओके, द रिडक्शन कैन बी कैरिड आउट इन विवो, मतलब शरीर के अंदर ही हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, बाहर का लेबोरेटरी से नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ विटामिन B12 एक्ट एज निकोफिलिक अटैक कर रहा है। कैसे अटैक कर रहा है? ये जो विटामिन B12 सुपर विटामिन B12 एक्ट नहीं कर रहा है, विटामिन B12 सुपर जो रिड्यूस है वो एक्ट कर रहा है। मतलब विटामिन B12 एक इलेक्ट्रॉन लेकर विटामिन B12R हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड। वो विटामिन B12R एक इलेक्ट्रॉन लेकर विटामिन B12S होता है, वो सुपर रिड्यूस्ड। और सुपर रिड्यूस्ड स्टेट का जो है विटामिन B12 वो एक्ट कर रहा है ऐसे निकोफाइल। ओके, देखो विटामिन B12, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दो तो विटामिन B12 R होगा, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दो तो क्या होगा, विटामिन B12S होगा, ठीक है, S होगा, राइट। तो ऐसा आपका विटामिन B12S हो गया, मतलब हाईली रिएक्टिव सुपर रिड्यूस्ड। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए सुपर रिड्यूस्ड एंड सुपर रिएक्टिव। ओके, तो वो कैसे काम करता है? निकोफिलिक की तरह काम करता है, मतलब निकोफाइल की तरह काम करता है। कोई भी न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव साइड को अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पर डेल एक्स क्या होता है नेगेटिव, आर क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को अटैक करेगा, राइट। एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स बाहर कैसे आएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, आर सोचो आर इक्वल टू CH3 है, तो इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग हो गया। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्स माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर B12 CN को अटैक करता है तो BR बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसे आपका प्रोड्यूस होता है। पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कोई तो न्यूट्रलाइज करेगा, दिस पॉजिटिव चार्ज शुड नीड न्यूट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज यूज्ड एज टू मेक न्यूट्रलाइजेशन, दिस BR माइनस, राइट। ओके, अगेन दैट शुड बी अटैक ऑन CH एंड देयर मस्ट बी दिस टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर कैन बी देयर। या हम दूसरा ही कुछ यूज़ कर रहे हैं, रुको, ऐसे ठीक है, तो ऐसे आपको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ से आपका कोई भी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या होगा, RCO को अटैक करेगा, X बाहर आ जाएगा, X, तो यहाँ पर ऐसा प्रोड्यूस होगा, उसके न्यूट्रलाइजेशन की वजह से आपके X माइनस भी यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ओके, तो विटामिन B12 का क्या समरी है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और कोबाल्ट 3 जो रहता है T2G6 Eg2 के जैसा, आप जानते हो। यहाँ पर अगर आप एक लो स्पिन होता है जहाँ पर ऐसे ऐसे रहता है, एक होता है T2G6 Eg0, इसको हम बोलते हैं T2G6 Eg0, एक होता है, और दूसरा होता है आपका एक
तो ऐसे इसको हम बोलते हैं T2G4 Eg2, ठीक है, ये एक होता है। तो आपका यहाँ पर यह T2G6 Eg0 होगा, मतलब लो स्पिन होगा, ठीक है। और D6 होता है डायमैग्नेटिक होता है, ये ऐसा इनएक्टिव होता है, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। कलर जनरेट होता है रेड, ठीक है, कलर जनरेट होता है रेड। ये हम ओके। नेक्स्ट वन, आपका कोएंजाइम कैटालाइजेस 1,2 रीअरेंजमेंट ऑफ द जेनल टाइप। कोएंजाइम बोला गया है, विटामिन B12 नहीं बोला गया है। कोएंजाइम मतलब जहाँ पर आपका 5 प्राइम एडेनोसाइल जो लिगेंड था वो रहेगा, कोई साइनाइड नहीं रहेगा, ठीक है। तो तब वहाँ पर क्या होता है, 1,2 रीअरेंजमेंट होता है, मतलब ये जो आपका X ये कहाँ पर गया है, इस कार्बन में, ठीक है। तो यहाँ पर 1,2 रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब पोजीशन चेंज हुआ है। कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से दूसरा कार्बन में चला गया है, उसको हम बोलते हैं 1,2 रीअरेंजमेंट, ओके। ये काम किसका है, विटामिन B12 का नहीं है, विटामिन B12 कोएंजाइम का है, जहाँ पर साइनाइड नहीं है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है क्या है, फर्स्ट वाला आपका 5 प्राइम डीऑक्सी एडेनोसाइल कोवन है, उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम B12, ओके। लास्ट में चला जाओ, एंजाइम B12 कोएंजाइम डिपेंडेंट इंक्लूड, विटामिन B12 कोएंजाइम के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा और भी एंजाइम होता है, ठीक है। इसको हम डायोल डिहाइड्रेटेस, ग्लूटामेट म्यूटेस, इथानोलामिन अमोनिया लाइएस, राइबोन्यूक्लिक रिडक्टेस, मिथाइल मेलोनाइल को ए मेटालेस म्यूटेस, ये सब बोलते हैं। एक्चुअली ये सब को, इस सब का काम हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सब काम आपका विटामिन B12 कोएंजाइम का ही काम है, क्योंकि ये सब एंजाइम अल्टीमेटली आपका विटामिन B12 कोएंजाइम से ही रेगुलेट हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सब रिएक्शन, ऑल दिस कन्वर्शन आर विटामिन वर्क ऑफ विटामिन B12 कोएंजाइम, ओके। ये सब विटामिन B12 कोएंजाइम का किया धरा है, ठीक है, राइट, ओके ओके। तो फर्स्ट काम क्या है विटामिन B12 कोएंजाइम का, एक होता है 1,2 डायोल से प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड प्लस H2, ओके। दूसरा होता है आपका 1,2 शिफ्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो आपका NH2CHCOOH ये शिफ्ट कर गया है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, 1,2 शिफ्ट रिएक्शन, आई थिंक, हाँ, ओके। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर गया है, और ये जो ये जो चीज़ यहाँ पर गया है, तो अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस हुआ है 1,2 शिफ्ट रिएक्शन। और क्या हो सकता है, आपका एमीन और अल्कोहल एक साथ मिलकर ऐसा एक कंपाउंड है जहाँ पर आपका अल्टीमेटली एमोनिया बाहर आ जाएगा और एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपका एमोनिया बाहर आने का प्रोसेस है, ओके। थर्ड वाला जो होगा वहाँ पर भी आपका ये जो शिफ्टिंग होगा, ये वाला चीज़ आपका यहाँ पर आएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस जगह में आएगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस होगा, ओके। और क्या काम है, RNA से DNA प्रोड्यूस होना, ठीक है। ये सब आपका B12 कोएंजाइम का क्रिया धारा है। B12 कोएंजाइम रेगुलेट ऑल द प्रोसेसेस, ऑल दिस कन्वर्शन आर द वर्क ऑफ विटामिन B12 कोएंजाइम। बट under B12 coenzyme, some enzyme also responsible for the reaction. Each reaction specified by some enzyme. क्या क्या, फर्स्ट रिएक्शन एंजाइम होता है डायोल डिहाइड्रेटेस, सेकेंड वन ग्लूटामेट म्यूटेस, थर्ड वन इथानोलामिन अमोनिया लाइएस, फोर्थ वन मिथाइल मेलोनाइन को ए म्यूटेस, एंड लास्ट वन राइबोन्यूक्लिक रिडक्टेस। और एंजाइम आर द कंट्रोल्ड बाय विटामिन B12 कोएंजाइम। सब आपका B12 कोएंजाइम का एम्प्लॉई है, ठीक है, और विटामिन B12 कोएंजाइम मालिक है। तो विटामिन B12 कोएंजाइम बॉस है, और ये सब उसका टीम मेंबर है। तो कौन बोलेगा, बॉस बोलेगा। विटामिन B12 एंजाइम रेगुलेट करता है, बॉसगिरी करता है, और बाकी सब उसके अंडर में काम करता है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वन बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। काम क्या है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का काम है ज़ैंथीन टू यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना, ओके। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज दैट शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ज़ैंथीन टू यूरिक एसिड, ओके, फर्स्ट वन।
xanthine oxide having two subunit and each are identical. Okay, in one subunit, each one subunit having one molybdenum, 2 Fe2S2 and 1 FAD. FAD means flavin adenine dinucleotide. Okay, clear? Okay, in this process, this type of electron transfer, electron flow can be there in xanthine oxidase, right? Xanthine to molybdenum plus 6, molybdenum plus 6 to Fe2S2, then FAD, then O2, right? Okay, and during this process, molybdenum plus 6 convert into molybdenum plus 4. That's okay? Okay. But the problem is when the process is going on, जब ये process चलता रहेगा, uric acid will be produced in excess, uric acid excess produce होगा. तब क्या हो सकता है? The accumulation of excess uric acid in our body, हम लोग के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा uric acid accumulate होगा. तब we can face the disease gout, GOUT. On that perspective, we have to need some inhibitor to resist the process xanthine to uric acid conversion. Okay, we have to inhibit the process of xanthine oxidase. That is called inhibitor of xanthine oxidase are required. तब क्या लगेगा? इनहिबिटर ऑफ xanthine oxidase, जो हम लोग के शरीर में एक्सेस मात्रा से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होने को रेसिस्ट करेगा. तब हम लोग के शरीर में क्या होगा? गाउट प्रॉब्लम नहीं होगा. क्लियर? ओके. Next one, alcohol dehydrogenase. What is the work? Alcohol to corresponding aldehyde produce करना. Okay. So alcohol dehydrogenase convert alcohol to corresponding aldehyde, and there must be NAD plus that should be used, and this NAD plus convert into NADH plus H plus. Okay. Okay. There must be aldehyde oxidase. Aldehyde oxidase काम क्या है? Aldehydes to acid, corresponding acid produce करना. There must be no number of carbon atoms will be fixed in both of the aldehyde oxidase and the अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडेस हो या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस हो, बोथ केस में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम ही रहेगा. ओके, इन एल्डिहाइड ऑक्सीडेस एज वेल एज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, इन बोथ ऑफ द एंजाइम द रिएक्शन in between of reactant and product, the number of carbon atoms should be same in the reactant and product. Okay. Okay. Electron flow that should be similar to aldehyde oxidase with xanthine क्या बोलते हैं अरे oxidase. Okay, एक ही जैसा होगा. Okay. Now drug antagonist that should be used in alcoholism, and there must be the structure is called as disulfiram. These ligands are used. Next one, vitamin B12, that is also important. That is vitamin B12, coenzyme B12 are the organometallic compound, naturally found organometallic compound. यहाँ पर the ring is basically coding ring. The metal is cobalt plus 3, and this coding ring is a macrocyclic ligand because the bigger size and so many cycles are used. And there must be similar to porphyrin ring, only the difference that is double bond CH1 bead that should be missing. आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आपका मिसिंग रहेगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन आपका फिफ्थ. ओके, फिफ्थ जो डोनर एटम वो होगा 5,6 डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल. ओके, और जो आर ग्रुप होगा वो वेरी करेगा. ठीक है. क्लियर. जो आर ग्रुप है दैट इज़ नॉट ए फिफ्थ कोडेन. मैंने थोड़ा गलती बोला. याद रखना, आपका साइनाइड हो, OH हो, H2O हो, या फिर आपका 5,5 एडेनोसाइल जो लिगेंड हो, जो भी हो वो आपका 6th पोजीशन, 5th पोजीशन नहीं, 6th पोजीशन में अटैच्ड होगा. उसके वेरिएशन, 6th पोजीशन के वेरिएशन के वजह से आप कभी विटामिन B12 पाओगे, कब विटामिन B12 कोएंजाइम पाओगे, कब आप एक्वा कोबालामिन पाओगे, कभी आप मिथाइल कोबालामिन पाओगे. ठीक है. आपका 5th पोजीशन साइड क्या होता है, मतलब फिक्स्ड रहता है, वो 5,6 डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल ही होता है. सिर्फ आपका 6 साइट चेंज होता है. ये जो आप आर ग्रुप ऐसे आपका होता है. अच्छा, एक बात याद रखो, ये आपको एंजाइम B12 है. आर ग्रुप अगर CN है तो सानो कोबालामिन है, विटामिन B12. R इक्वल टू CH3 हो तो मिथाइल कोबालामिन होता है, H2 हो तो एक्वा कोबालामिन होता है. ओके. ओके,
अब इलेक्ट्रॉन अगर विटामिन B12 एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, विटामिन B12 R होगा। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो विटामिन B12 S होगा। विटामिन B12 R मतलब विटामिन B12 रिड्यूस्ड, विटामिन B12 S मतलब विटामिन B12 सुपर रिड्यूस्ड। ओके, और विटामिन B12 सुपर रिड्यूस्ड इज हाईली रिएक्टिव एंड दैट शुड बी एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, इन पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव साइट में। ओके, और जहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज जैसा कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली उसका न्यूट्रलाइजेशन लगेगा, तब कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर आयन उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, ओके। विटामिन B12 कोबाल्ट 3 T2G6 Ag0 D6 एंड डायमैग्नेटिक SR EPR इनएक्टिव पाई स्टार होगा, रेड होगा। उसका काम क्या होगा, विटामिन B12 कोएंजाइम का काम होगा 1 2 रीअरेंजमेंट करना, और भी बहुत सारा प्रोसेस उसका काम करते हैं। अरे यार क्या क्या काम होता है आपका, डायोल 1 2 डायोल से आपका एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, 1 2 शिफ्ट रिएक्शन होता है, RNA से DNA प्रोड्यूस होता है, कभी कभी अमोनिया निकल जाता है, कभी कभी कार्बन COA का पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब होगा। दिस ऑल रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय विटामिन B12 कोएंजाइम, बट विटामिन B12 कोएंजाइम के अंडर में ईच रिएक्शन ईच एंजाइम से स्पेसिफाइड है। ठीक है, ओके। वो जो ईच इंडिविजुअल एंजाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर विटामिन B12 कोएंजाइम का काम क्या क्या हो सकता है बाहर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, so here I say thank you, and next day I again discuss on bio inorganic chemistry. Thank you so much.